हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, अब आप रेगुलरली जुड़ा करिए हमारे इस चैनल पर, आप एक्टिव रहा करिए और आपको ये वीडियोस जो प्रैक्टिस सेशंस हैं ना, ये अब मिलते रहने वाले हैं। अगर आप हमारे बैच में एनरोल्ड हैं तो आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जो ग्रुप बना हुआ है, डिस्कशन ग्रुप है या फिर जो भी ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब पर देखते हैं हमें और हमारे लर्नर हैं जो कि आप यूट्यूब पर हमें फ्री देखते हैं, तो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इन प्रैक्टिस सेशंस के लिए। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं और सिमिलरली एकदम बिल्कुल ही एग्जैक्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज के ये प्रश्न, जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। जून 2024 में पूछा गया जो प्रश्न है ना? स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न जो है हमारे आने वाले हैं। आज है 18 अक्टूबर 2025 और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस प्रैक्टिस सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है, जिसमें दो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। दो लिस्ट दिया हुआ है और इसमें अलग-अलग चीजें मेंशन है और उनके कुछ डिस्क्रिप्शन मेंशन है कि भाई वो आपको मैचिंग करना है कि किससे कौन से मैच हो रहे हैं। दो सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2। पहली सूची में आपको कुछ नाम और दूसरी सूची में उनकी कुछ जो है विवरण दिए हुए हैं और आपको पहचान करना है कि किसका किससे जो है मैच होगा, है ना? तो चलिए, सबसे पहले हमें दिख रहा है शोध सिंधु, दूसरा है शोध गंगोत्री, तीसरा है शोध सुद्धि और चौथा है FOSSEE। तो बताइए कि किसका किससे मैचिंग होगा, है ना? देखिए, शोध सिंधु, मैंने आपको ये सारी चीजें बैच में पढ़ाई हुई हैं। शोध सिंधु क्या होता है, शोध गंगोत्री क्या होता है, शोध शुद्धि क्या है। और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी अगर आप हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे तो एक एक चीज पे एक एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। शोध सिंधु पे, शोध गंगोत्री पे, शोध शुद्धि पे। शोध सिंधु जो है ना, ये आपका एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है ऑनलाइन मीडियम से प्रोवाइड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को, है ना? ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है शोध सिंधु। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी दिख रहा है, लेकिन ये सिनॉप्सिस के बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ ई रिसोर्सेज के बारे में बात हो रहा है, तो हमने ए को मैच कर दिया 2 से कि प्रोवाइड्स एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। शोध गंगोत्री मैंने कैसे याद कराया था आपको, मैंने बोला था कि गंगा जो इतनी बड़ी नदी है, उनका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। वैसे ही आप जब रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने का शुरुआत जो है वो कहाँ से होता है? जब आप सिनॉप्सिस रेडी करते हैं, जब आप रिसर्च प्रपोजल रेडी करते हैं, है ना? तो सिनॉप्सिस क्या है? एक छोटा फॉर्म, एक शॉर्ट में आप अपने रिसर्च को डिस्क्राइब करते हैं कि मैं किस बारे में रिसर्च करने वाला हूँ। तो शोध गंगोत्री जो है, उन्हीं सभी सिनॉप्सिस का जो रिसर्च टॉपिक्स जिसके ऊपर आगे रिसर्च होने वाला है, उसका पूरा संग्रह है और उसको एक जगह पे आपको मिल जाएगा। पूरे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बोला गया है कि भाई आप अपने जो भी सिनॉप्सिस है यहाँ पर अपलोड किया करिए। इससे फ़ायदा ये हो जाता है, एक तो हमें करंट में क्या रिसर्च चल रहा है इसके बारे में पता चलता है और दूसरा जो है ये पता चल जाता है कि भाई किसी का काम अगर 5 साल बाद मेरे काम को कोई चुरा के अपना काम बताए, अगर उसका उद्गम, अगर उसका स्टार्ट पॉइंट देखा जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये असली में काम किसका है ना? टाइमलाइन के हिसाब से कि भाई किसने पहले शुरुआत की थी। तो शोध गंगोत्री जो है वो आपके रिसर्च सिनॉप्सिस का एक संग्रह है और ये बी का फर्स्ट मैच हो जाएगा। तो 2 हमने मैच कर दिया, ए का जो है वो 2 और बी का फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा शोध शुद्धि। नाम से ही समझ में आ रहा है, शुद्धि का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी हमारा काम है वो बिल्कुल जो है वो शुद्ध है। हमने किसी तरीके का कोई गलत आचरण नहीं किया, हमने किसी भी तरीके से किसी और के काम को अपना काम नहीं बताया है। तो यानी प्लेज़रिज्म चेकिंग इनिशिएटिव जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी साहित्यिक चोरी से बचने के लिए या साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए शोध शुद्धि ये प्लेटफ़ॉर्म है जो कि प्लेजरिज्म चेक करता है कि भाई किसी का काम कितने प्रतिशत किसी और के काम, किसी और के अनुसंधान या शोध से मैच करता है। तो सी का थर्ड हो जाएगा, है ना? ए का 2, बी का 1, सी का 3 और अब बचा हमारे पास डी और डी का हो जाएगा 4।
FOSSEE जो है ना, ये फ्री या लिबरे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एजुकेशन के लिए, है ना। तो ये हमारे 4 हो गए। और FOSSEE जो है ना, ये प्रमोट करता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा 4 जो है यहाँ पे लिस्ट में नाम दिया हुआ है और उसके 4 डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये पहला वाला जो विकल्प है यहाँ पर ये सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम पहले विकल्प को मार्क कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, पीपल विद फ्लू शुड बी क्वारंटाइन बिकॉज इट हैज नेवर बीन डिस्प्रूवन एज द बेस्ट मीन्स ऑफ स्टॉपिंग इट्स स्प्रेड। द फॉलिसी इन दिस आर्गुमेंट इज, बताइए। एक आर्गुमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है और उस कथन में पूछ रहा है कि क्या त्रुटि है, कौन सी पॉलिसी हुई है। जिन लोगों को फ्लू होता है, फ्लू क्या होता है आपको मालूम है ना, जैसे सर्दी खांसी ऐसी जो है, फ्लू भी अलग अलग तरीके का होता है, स्वाइन फ्लू, चिकन फ्लू, बहुत सारे फ्लू होते हैं या फिर वायरल होता है। तो फ्लू वाले लोगों को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि यह कभी सिद्ध ही नहीं हुआ है कि उसके फैलाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। इट हैज नेवर बीन डिस्प्रूवन एज द बेस्ट मीन्स ऑफ स्टॉपिंग इट्स स्प्रेड। इस तर्क में कौन सी तर्क दोष है, बताइए। पहला है झूठा कारण यानी फॉल्स कॉज, दूसरा है अज्ञान की अपील, अपील टू इग्नोरेंस, तीसरा है रेड हेरिंग यानी असंबंधित विषय, और चौथा है सर्कुलर रीजनिंग, परिपथीय तर्क। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, आपको बताना है। देखिए, जब किसी चीज को आप सत्य मान लेते हैं क्योंकि उसको डिस्प्रूव नहीं किया गया है ना। मान लीजिए कि आप कहीं भी गए, कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं, है ना, और वहां पर कोई खतरनाक जगह है, लेकिन अभी तक मान लीजिए कोई बहुत ऊंचा खाई है। अब आपने कहा कि इस खाई से मैं कूद जाता हूं क्योंकि अभी तक ये प्रूव ही नहीं हुआ है कि कूदने के बाद क्या हो रहा है, कोई जिंदा है, हो सकता है मैं जिंदा ही रह जाऊं, और आप कूद गए वहां से और उसके बाद क्या होगा आप तो मालूम है ना। यही चीज होता है, किसी चीज को अगर आप डिस्प्रूव नहीं किया गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य है, और अगर अगर ऐसा आप मानते हैं तो वो एक फॉलिसी हो जाती है जिसको हम कहते हैं क्या, अपील टू इग्नोरेंस, है ना, बी ऑप्शन। और ज्ञान की अपील, कि भाई किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उसको आप सत्य नहीं मान लेंगे, है ना। भाई बोला गया है कि अ, ईश्वर दिखते नहीं है इसलिए ईश्वर होते नहीं है, तो ऐसा होता है क्या कि भाई जो चीज आपको दिखेगा नहीं वो नहीं होता। बैक्टीरिया और वायरस भी आपको नहीं दिखता है यानी वो नहीं होता है। हर चीज को देखने का तरीका अलग है। ईश्वर को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको उतना कठिन जो है वो साधना करना पड़ेगा, सबको नहीं मिलेंगे, सबको नहीं दिखेंगे। तो ये अपील टू इग्नोरेंस, ये पॉलिसी यहाँ पर हुई है। तो ये कह रहा है कि भाई पीपल विद फ्लू शुड बी क्वारंटीन बिकॉज इट हैज नेवर बीन डिस्प्रूवन एज द बेस्ट मीन्स ऑफ उसके स्प्रेड को रोकने के लिए डिस्प्रूव नहीं किया गया इसलिए क्वारंटीन कर देना चाहिए। लेकिन किसी चीज को अगर डिस्प्रूव नहीं किया गया इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सही है ना। तो बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नोइंग दैट, ये सारे ही प्रश्न जो है ना ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ये याद रखेंगे, आपके एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो अपने से मैंने बनाई, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। नोइंग दैट यू फाइंड अलजेब्रा डिफिकल्ट बट यू कैन इम्प्रूव विद प्रैक्टिस रिप्रेजेंट्स, बताइए। अगर आपको मालूम चलता है कि आपको बीजगणित कठिन लगता है परंतु अभ्यास से आप सुधार सकते हैं, ये क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है कंडीशनिंग, अनुबंधन, दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस यानी आत्मचिंतन, तीसरा ऑप्शन है मेटाकॉग्निशन यानी खुद के बारे में खुद खुद ही आप जो है ना अपना खुद का जो है आकलन करना, और चौथा है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। आपको खुद पता है कि अलजेब्रा आपको डिफिकल्ट लगता है और ये भी आपको पता है कि मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बताइए कि ये क्या है, इन चारों कंडीशंस में से ये चारों आपको दिया गया है कि भाई इन चारों में से क्या होता है ये। तो अगर आप खुद के बारे में खुद ही चिंतन करते हैं और आपको ज्ञान का बोध होता है तो इसको हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन, है ना। तो इसको हम एक और तरीके से जानते हैं, नोइंग अबाउट योर ओन नॉलेज। अगर आपको अपने लिमिट पता है, अगर आपको अपने ज्ञान के बारे में पता है कि मैं कहाँ तक जो है वो मेरा ज्ञान क्या है, कहाँ तक है, तो ये मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन का मतलब ही ये होता है कि नोइंग अबाउट योर ओन नॉलेज, है ना।
कि और ये देखिए कितना क्लोज ऑप्शन दिया है, रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस दिया है, ये भी आपको लग सकता है। कंडीशनिंग, क्योंकि आप कह रहे हैं इम्प्रूव विद प्रैक्टिस, तो लोग सोचेंगे कि भाई कंडीशनिंग में यही तो होता है, प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होता है, तो ये भी सही हो सकता है। इसी टाइप का ऑप्शन जो है ना नेट आपको एनटीए देता है ताकि आप कब कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन इसका सही उत्तर मेटाकॉग्निशन होगा। ये प्रश्न मुझे याद भी आ रहा है, मैं अपीयर हुआ था उस वाले एग्जाम में और ये प्रश्न बहुत सारे मेरे लर्नर्स ने गलत किया था, है ना। मेटाकॉग्निशन इसका सही उत्तर होगा। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बताइए इनमें से माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन यानी जो संप्रेषण है इसके अंतर्गत कौन से आते हैं। पहला है फिजिकल सेटिंग, दूसरा है शेयर्ड बिलीफ्स, तीसरा है वैल्यूज और चौथा है कॉन्टेक्स्ट। भौतिक परिस्थितियां, साझा विश्वास, मूल्य या संदर्भ। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है ए एंड सी ओनली, दूसरा ऑप्शन है बी एंड डी ओनली, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी डी और चौथा ऑप्शन है बी सी डी ओनली, है ना। यहाँ पर ये इधर कंफ्यूज आप हो सकते हैं। हाँ, ए सी बी डी, ए बी सी डी या फिर बी सी डी, क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में जो है ना वो दोनों चीजें होती हैं, याद रखिएगा। एक तो साइकोलॉजिकल चीजें भी होती हैं और साथ ही साथ कॉन्टेक्सचुअल अलाइनमेंट भी होता है। कॉन्टेक्सचुअल अलाइनमेंट मतलब क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप जो है ना वो संदर्भ आधारित, कॉन्टेक्सचुअल अलाइनमेंट संदर्भ आधारित कम्युनिकेशन। तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में फिजिकल सेटिंग भी आ जाएगा, शेयर्ड बिलीफ, भाई अगर आप और मैं एक चीज के बारे में सहमत हैं, शेयर्ड बिलीफ है हमारा, है ना। अगर वैल्यूज, अगर मूल्य जो है हम बात करें तो वो भी आपका एक साइकोलॉजिकल चीज है ना, मूल्य वैल्यूज। भाई कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ वैल्यूज का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, क्या वैल्यू है वहां पर, कोई वैल्यू का अस्तित्व नहीं है। वहां पर जो है ना बहुत बुरे हालात हैं, है ना। जिनको भी लगता होगा कि पाकिस्तान में हालात, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि क्या कहा जाए, बस ऊपर ऊपर वो लोग दिखाने के लिए वैसा, तो कोई वैल्यू नहीं। भारत जो है, भारतवर्ष वैल्यू पे चलता है, हमारे मूल्य हैं, हमारे हमारा जो इतिहास है वो आज का नहीं है। ये 10,000 20,000 40,000 साल पहले का इतिहास अभी अंकित है। बहुत सारे इतिहास तो जो कि आपका जो है ना वो अंकित नहीं है या कहीं दर्ज नहीं है। बहुत सारे इतिहास को खंडन कर जला दिया गया है ना। तो ये वैल्यूज है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन अगर कॉन्टेक्स्ट आधारित होगा तब भी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, यानी ये चारों ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को मैं चुनूंगा, सी ऑप्शन, है ना। ए बी सी डी, ये चारों ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए बी सी डी। क्योंकि बिलीफ, वैल्यू, सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, विच फिलोसॉफिकल अप्रोच एक्सेप्ट्स ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेंसरी एविडेंस। बताइए, ये आपका एक रिसर्च एप्टीट्यूड का एक प्रश्न है कि वो कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण है जो केवल अनुभव और इंद्रिय साक्ष्य से प्राप्त ज्ञान को स्वीकार करता है। कि भाई अगर आप अनुभव करते हैं, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और सेंसरी एविडेंस प्राप्त होता है ना, तो वो सॉरी रिसर्च एप्टीट्यूड का नहीं है, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो इनमें से कौन सा जो है ये फिलॉसफी होगा जो कि इसको एक्सेप्ट करता है। एक है तर्कवाद, रेशनलिज्म, दूसरा है आदर्शवाद, आइडियलिज्म, तीसरा है एम्पेरिसिज्म यानी अनुभववाद और चौथा है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। अच्छा, आइडियलिज्म जो है ना कभी भी याद रखिएगा कि ये आइडियाज से रिलेटेड है, आइडियल से नहीं होता। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं भी ये सोचता था कि पहले कि ये आइडियल से बना है आइडियलिज्म, लेकिन ये आइडियाज से बना है आइडियलिज्म, है ना। बताइए, रेशनलिज्म, आइडियलिज्म, एम्पिरिसिज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी चीज को अनुभव और इंद्रिय साक्ष्य, मान लीजिए कि आप एक आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है 4D सिनेमा। अब ये सुनने में अजीब लगता है कि भाई दुनिया तो 3 डायमेंशन में ही चलती है, 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड, तो ये 4D क्या होगा। 4D सिनेमा में होता ये है कि सामने में यहाँ स्क्रीन है और इधर जो है बहुत सारे सीट्स लगे होते हैं और ये सीट्स जो है ना ये मूव करते हैं। साथ ही साथ पूरे सिनेमा में कहीं कहीं सेंसरी एक्सपीरियंसेस के लिए कहीं छोटे छोटे क्यूज लगे हुए हैं, जैसे फव्वारा, थोड़ा सा धुआं
जैसा कुछ कुछ स्नोवी मतलब ऐसे वाइट वाइट करके स्नोवी टाइप का फ्लेक कुछ गिरेगा। और जैसा जैसा मूवी में सीन होता है ना, उसके हिसाब से आपकी सीट भी मूव होती। मान लीजिए कार रेस हो रहा है तो आपका सीट ऐसे ऐसे मूव होगा, आपको लगेगा कि कार रेसिंग आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कार एक ही बार पानी में चली गई तो आपके ऊपर एक पानी का छींटा आएगा, फव्वारा आएगा। तो ये 4 डायमेंशन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, भाई आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। अगर आप जिसने भी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो थोड़ी उस चीज को अच्छे से समझ पाएगा। आप समझाएँगे कि हाँ, ठीक है वही सिनेमा होगा, लेकिन वहाँ जाके जब एक्सपीरियंस करेगा तब उसको लगेगा। तो आपको नॉलेज अगर कोई एक्सपीरियंस के ज़रिए या सेंसरी एविडेंस के ज़रिए कोई चीज़, कोई नॉलेज गेन होती है ना, तो इसको हम एम्पिरिसिज़्म कहते हैं, अनुभववाद। और इसमें ये माना जाता है कि अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट ज्ञान है। इसके ऊपर भी आजकल बच्चों का ध्यान खींचा जा रहा है। और एनईपी 2020 पे भी बात हुआ है कि भाई अनुभव बच्चों को कराइए, है ना? क्योंकि अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कराते हैं तो वो एक्सपीरियंस उनके साथ लाइफ टाइम रह जाता है। ओके? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिलोसॉफिकल एविडेंस, तो एम्पिरिसिज्म जो है ना यही कहता है कि सारा नॉलेज जो है ना ये सेंसरी एक्सपीरियंस से ही आता है, रीज़न करने से ही सिर्फ नहीं आएगा, है ना? अब हम अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन? है ना? इन 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, दूसरा ऑप्शन है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है सनलाइट। नाम सबसे पहले समझते हैं। स्मॉग का मतलब क्या होता है? स्मॉग मतलब स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, प्लस फॉग। फॉग मतलब फॉग के कई नाम हैं। एक तो इसको आप जो है ओस के नाम से जानते हैं, एक शबनम उर्दू में कहते हैं और शीत कहते हैं किसी-किसी जो है अलग-अलग क्षेत्र में। तो ये ओस है और इनको मिलके बनता है स्मॉग, SMOG। स्मोक से SM और फॉग से OG, स्मॉग बन जाता है। यहाँ का स्मॉग भी कई तरीके का होता है। एक इंडस्ट्रियल स्मॉग होता है, एक होता है फोटोकेमिकल। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, यानी ये स्मॉग हमेशा लाइट के मौजूदगी में ही बनेगा। फोटो केमिकल्स जो है आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है ना, ये बनता है, हमेशा याद रखिएगा, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। यानी सूर्य प्रकाश जब मौजूद होता है और उसके प्रेजेंस में दोनों जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं, तब हमारे पास हमारे सामने जो रिजल्ट आता है वो होता है स्मॉग, है ना? ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। अब ये ऑप्शन अगर हम देखें तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बी हो जाएगा सही, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ए हो जाएगा सही और डी हो जाएगा। ए बी डी हमारा सही है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये जो है ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्मॉग में करता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में ये नहीं करता है। ये इंडस्ट्रीज से निकलने वाला एक एक केमिकल होता है और इंडस्ट्रियल स्मॉग में ये हेल्प करता है, मतलब उसको आगे बढ़ाता है। तो ए बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ए बी डी हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया? बताइए इनमें से कौन सा स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली शैक्षिक आयोग थी? इन ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है मुदलियर कमीशन, दूसरा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तीसरा है कोठारी कमीशन और चौथा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। प्रश्न आसान है और आपके पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये कई बार पूछा गया है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन इनके इनके द्वारा हेड किया गया एक कमीशन था, जो कि स्वतंत्रता के बाद पहला हमारा एजुकेशन कमीशन था। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है देखिए 1947 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1948 में ये जो है हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आ गया था, जिसमें बात किया गया कि हमें जो है अपने यूनिवर्सिटीज़ को इंडिजिनस नॉलेज से परिपूर्ण करना होगा। और साथ ही साथ यूजीसी के इस्टेब्लिशमेंट का भी बात यहाँ पर हुआ। और आगे चल के आपको मालूम ही है कि
1953 में एस्टैब्लिश हुआ, 1956 में ये एक्ट के तहत आ गया यूजीसी। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा हेड किया गया, है ना। आगे चल के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के आपके प्रेसिडेंट भी बने, है ना। चलिए, अब हमारे पास एक और प्रश्न है, और ये प्रश्न है आपका इसका क्या कहते हैं, बोट वाला क्वेश्चन है। अ बोट गोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स। एक नाव है जो 24 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा के साथ चलना। मान लीजिए नदी अगर ऐसे बह रही है तो बोट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर, है ना, यहाँ पर ये बोट है और ये अगर नदी के ही डायरेक्शन में जाता है जिसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और नदी के अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये लैंग्वेज समझिएगा। अप स्ट्रीम मतलब ऑपोजिट, नाम से ही देखिए, ऑपोजिट, ऑप अप स्ट्रीम, है ना, ऑप ऑप आ रहा है ना, तो ये आप समझ लीजिएगा। और डाउन स्ट्रीम मतलब कि उसके साथ, नदी के साथ, विद द फ्लो, जो बहाव है उसके साथ। तो डाउन स्ट्रीम जा रही है 24 किलोमीटर, और फिर रिटर्न आ रही है, वापस आ रही है। स्पीड बोट का जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो करंट मतलब क्या होता है, करंट मतलब धारा होता है, धारा जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि टोटल टाइम कितना लगेगा। एक नाव 24 किलोमीटर धारा के साथ चलती है और वापस आती है। नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल समय ज्ञात करें कितना लगेगा, है ना। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि भाई जो हम हमारा जो है, जो नाव जा रही है डाउन स्ट्रीम, तो वो क्या स्पीड से जा रही है। तो सबसे पहले तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बोट का स्पीड दिया हुआ है, और यहाँ देखिए ये डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये हमारा धारा का स्पीड है ना। ये बोट का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर पर आवर ये हमारा धारा करंट का स्पीड है। तो कुल मिला के 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब हमारा टाइम हमें निकालना है, तो टाइम कैसे होगा, तो ये निकालेंगे 24 जो दिया हुआ है हमारा, और ये 6 जो है ये हमारा स्पीड है, 24/6। तो ये हमारा निकल जाएगा टाइम 4 आवर, है ना। कैसे, तो आपको एक फॉर्मूला ज्ञात होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये याद कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास अगर टाइम इधर आ जाता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 4 आवर्स, हमारे पास टाइम आ गया। अब अप स्ट्रीम यानी उल्टा, धारा के प्रवाह के विपरीत जाने का जो हमारा स्पीड है वो हो जाएगा 5 किलोमीटर बोट की स्पीड है, और 1 किलोमीटर धारा माइनस करेंगे इस बार क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमें टाइम निकालना होगा तो सिमिलरली हम वही काम करेंगे जो पिछले में किया था, 24 में, यानी डिवाइडेड बाई और 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6, है ना। तो 4 घंटे तो भैया आपको धारा के साथ जाने में समय लगा, और उसके विपरीत जाने में 6 घंटा समय लगा। कुल मिला के समय अगर हम ज्ञात करेंगे तो 6 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10 घंटा। यानी टोटल समय जो हमारा लगा वो 10 घंटा लगा। हमारे पास ऑप्शन है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 घंटे का समय जो है वो नाव ने लिया 24 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने के लिए। हमने डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ और फिर धारा के विपरीत दोनों ही इसमें कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से आप करेंगे, जब धारा के विपरीत जाएंगे तो जो धारा का प्रवाह है, जो उसका जो गति है उसको हम माइनस करते हैं, और धारा के साथ जाने में प्लस करते हैं, और उस हिसाब से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इस फॉर्मूला से जो है निकाल लेते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ रहा है, ये आपका आईसीटी का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। कह रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है 25 केवी इज लार्जर देन 100 एमबी, है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका 999 एमबी इज लार्जर देन 50 एमबी। तीसरा ऑप्शन है 3500 केबी इज स्मॉलर देन 2 GB। और चौथा ऑप्शन है 2350 बाइट्स इज लार्जर देन 2 किलोबाइट्स। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सही कौन सा है, बताना है आप। देखिए,
25 केबी। और क्या ये बड़ा होता है एमबी से? देखिए याद रखिएगा कि सबसे पहले आता है बाइट्स। बाइट के बाद आपका जो है वो किलो किलोबाइट, मेगाबाइट ऐसे आता है। पहले बिट आता है, बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद केबी आता है, किलोबाइट। इसके बाद आता है मेगाबाइट, फिर उसके बाद आता है गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर कह रहा है भाई 25 केबी है, तो 25 केबी क्या 100 एमबी से अधिक होगा? नहीं, नहीं होगा, है ना? क्योंकि 1 एमबी में ही जो है आपका 1024 ऐसे, हाँ 1024 इतना केबी होता है 1 एमबी में। तो फिर कैसे ये सही होगा? तो ये तो गलत हो गया पहला। 999 एमबी 50 जीबी से अधिक होगा? कभी नहीं होगा। 50 जीबी में न जाने कितने एमबी, 1024 एमबी तो 1 जीबी में आ जाता है। तो फिर 50 जीबी में 1024 इंटू 50 कर दीजिए, तो वो भी, ये भी गलत हो गया। हमारे पास तीसरा है 3500 केबी इज स्मॉलर देन 2 जीबी। बिल्कुल सही। 3500 केबी जो है ये तो 3 एमबी के आसपास हुआ, और ये तो 2 जीबी से जो है वो कम ही होगा, इसलिए ये तो करेक्ट है। और 2350 बाइट्स इज लार्जर देन 2 किलोबाइट? नहीं, 2 किलोबाइट, देखिए बाइट मैंने बताया था ना, बिट बाइट फिर किलोबाइट आता है, तो ये भी लार्जर नहीं है। क्योंकि देखिए 1 किलोबाइट में ही जो है आपका इतना आ जाएगा, तो 2 किलोबाइट से जो है वो 2350 लार्जर नहीं होगा, है ना? तो याद रखिएगा, एक 1 जीबी में जो है आपका 10 टू द पावर 6 केबी आता है ना? ये भी याद रखेंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही उत्तर है ना? 3500 केबी इज लेस देन 2 जीबी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस टाइप के भी प्रश्न आ जाता है मेमोरी हायरार्की वाला, और ये भी आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हमारे यहाँ चैनल पर उपलब्ध है, आप एक बार सर्च करेंगे आईसीटी मेमोरी ज्ञानस्थली करके, तो आपको दिख जाएगा। और जो भी आपका सजेशन है कि किस प्रकार का वीडियो मैं बनाऊं आपके लिए, वो भी दीजिए, तो मैं आपके लिए कुछ और भी वीडियोस इन प्रैक्टिस सेशन के अलावा और भी वीडियो यूट्यूब पर बनाऊंगा, जो कि आपको हेल्प करेगा, है ना? और अब रेगुलरली जुड़ा करिए, ये सेशंस आने वाले हैं। और अब हम जो है आज के अपने आखिरी प्रश्न पर, 10वें प्रश्न पर आ चुके हैं। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ 5 प्रोपोजिशंस इन न्याय सिलोजिज्म। न्याय तर्क की 5 प्रतिज्ञाओं का सही क्रम बताइए, है ना? अगर आप बैच में होंगे तुरंत बताएंगे आप, मैंने आपको बिल्कुल ये याद करा दिया है ना? तो न्याय लॉजिक जो है ना, ये इंडियन क्लासिकल लॉजिक होता है। इसमें आपको मालूम है कि 5 स्टेप सिलोजिज्म होता है ना? 5 स्टेप सिलोजिज्म होता है, 5 स्टेप होते हैं। और ये सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेटमेंट, रीजन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन और कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट, रीजन, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन और कंक्लूजन। सबसे पहले आप स्टेटमेंट देते हैं, फिर रीजन देते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू उसको दिखाते हैं, फिर एप्लीकेशन बताते हैं कि भाई कैसे उसको लागू करेंगे, और फिर लास्ट में निष्कर्ष दे देते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। प्रतिज्ञा, फिर उपनयन, उदाहरण, हेतु, निगमन। बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। देखिए सबसे पहले प्रतिज्ञा तो ठीक है, लेकिन इसके बाद रीजन आएगा, रीजन को हम हेतु कहते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ डायरेक्ट जो है वो उपनयन आ गया। उपनयन मतलब एप्लीकेशन होता है, ये याद रखेंगे। सबसे पहले इनका नाम आप देख लीजिए। प्रतिज्ञा मतलब स्टेटमेंट, उपनयन मतलब एप्लीकेशन, उदाहरण मतलब आपको पता ही है एग्जाम्पल, हेतु मतलब रीजन, और निगमन मतलब आपका कंक्लूजन। इस हिसाब से देखेंगे तो जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, स्टेटमेंट, फिर रीजन, फिर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन और कंक्लूजन, तो देखिए ए ऑप्शन हमारा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब आपका स्टेटमेंट आया, इसके बाद हेतु यानी रीजन देंगे, फिर आप एग्जाम्पल देके उसको और मजबूत करेंगे अपने स्टेटमेंट को, फिर एप्लीकेशन बताएंगे कि कैसे लागू किया जाएगा, और बाद में कंक्लूजन, निगमन आप जो है वो करेंगे। तो यानी ए ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। और यही जो है वो न्याय तर्क की 5 प्रतिज्ञाओं का सही क्रम है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। और कैसे आप याद रख सकते हैं, तो मैंने आपको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया, फोन। फोन से याद रख, किसी को फोन करते ना वैसे फोन, तो PHUUN। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, इस तरीके से आप याद रखेंगे।
और 10 बार इसको दोहराइए, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमन, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और ये आप कभी भी अगर क्रम पूछ दे तो गलती आप नहीं करेंगे। तो ये जो है आज के प्रश्न थे और सीधे-सीधे प्रीवियस ईयर से लाए गए प्रश्न थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है वो सही लगे हों, अच्छे लगे हों और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जाके अगर आप एक कमेंट करेंगे तो यूट्यूब ये काम और लोगों तक पहुँचाएगा। हमारी ये छोटी-सी कम्युनिटी और बड़ी बनेगी और मुझे भी ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और फेस्टिवल ऑफ लाइट दिवाली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली। मैं आशा करता हूँ कि ये दिवाली आपका बहुत खुशनुमा बीते और ये लाइट का फेस्टिवल आपके लाइफ में भी लाइट ले आए। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के इस पर्टिकुलर सेशन को एंड करते हैं। नमस्कार।